अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बॉलिंग करते हुए 20 ओवर में 196 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर में 165 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर और 29 रन के साथ पेशावर ज़ल्मी ये मैच हार गई। नसीम भाई, अगर हम आज के मैच में देखते हैं तो ठीक है, शादाब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, आउट क्लास परफॉर्मेंस रही, लेकिन अगर हम दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाते हैं तो पावर प्ले में ही 18 रन पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद भी 165 तक स्कोर हो गया। ये आमिर जमाल का बड़ा इसमें कमाल था। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? बैटिंग बहुत ही बुरी रही पेशावर ज़ल्मी की। देखिए, आमिर जमाल पे तो हम आते हैं और कल भी हम शो में बात कर रहे थे कि आमिर जमाल को क्यों नहीं खिला रहे हैं। आमिर जमाल एक ऐसा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और आज देखें वो सिंगल हैंडेडली लड़ रहे हैं। कल आपने कहा और आज उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखा दिया। 87 किया 49 बॉल्स पे और वो सिंगल हैंडेडली लड़े। दूसरा कोई उनके साथ लड़ने वाला खड़ा नहीं था। वो अपनी टीम के स्कोर को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक लेकर गए कि जहां पर उनका रन रेट जो 18 रन पर 5 आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था, वो कहीं ना कहीं जाके एक मकसद रेस्पेक्टेबल मोड पे जाके ख़त्म हुआ है कि इज़्ज़तमंदाना तरीके से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक चीज़ देखने में आ रही है, बाबर आजम और साइम अयूब, ये दो ऐसे इनके प्लेयर बने हुए हैं कि अगर ये परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनकी बैटिंग पे एकदम से बहुत बड़ा एक कोलैप्स आता है। इनमें से कोई एक भी खड़ा नहीं होता तो हमने देखा है कि हारिस तो टोटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इसके बावजूद हारिस को मौका दे रहे हैं बाबर आजम। मेरे ख्याल है उनकी मैनेजमेंट क्या सोच कर दे रही है, क्योंकि हसीबुल्ला शायद इनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जिनको हसीबुल्ला को आज मैच से बाहर किया गया और हसीबुल्ला ने ये प्रूफ करके दिखाया है। देखिए, इससे ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लास्ट ईयर अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई थी हमारी T20 न्यूजीलैंड में, वहाँ पर हारिस टीम का हिस्सा नहीं थे, वहाँ हसीबुल्ला टीम का हिस्सा थे। वो परफॉर्म किया था तो गए थे, ऐसे नहीं गए थे। तो हसीबुल्ला को उन्होंने बाहर किया। हसीबुल्ला कहीं ना कहीं इनकी एक बैटिंग को स्टेबिलिटी देते हैं। हसीबुल्ला जिस तरीके के प्लेयर हैं वो बारी को कैरी करना भी जानते हैं, वो बड़े स्ट्रोक भी खेल लेते हैं। टॉम कोलर कैडमोर अनफॉर्चुनेट है कि इस सीज़न में तो उनके लिए बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके। फिर कई और चीज़ें भी ऐसी थी कि जहाँ पर आमिर जमाल का जो हमने रोल देखा, शायद इससे पहले अगर यूज़ कर लेते बाबर आजम। देखिए, कहीं ना कहीं जब आपका एकदम से कोई बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाए, जैसे 18 रन पे 5 आउट हो गए थे, वहाँ कैप्टन को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और वहाँ पे बाबर ने इस चीज़ को नहीं सोचा। लेकिन अगर वो जो एक पार्टनरशिप वॉल्टर और आमिर जमाल की हटा दें तो बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। जैसे आपने कहा कि हम ये देख रहे हैं और वाकई में हम भी ये नोटिस कर रहे हैं कि साइम और बाबर जो है एक पिलर बन चुके हैं, बट मेरे नज़दीक ये चीज़ इस वजह से अच्छी नहीं होती है कि भाई अब आप दो प्लेयर्स पे ही डिपेंड करने लगते हैं। ज़ाहिर नीचे भी एक बैटिंग ऑर्डर होता है, तो इसके लिए कैप्टन क्या इंप्रूवमेंट ला सकता है कि बस ठीक है अब हमारी नज़र इस पर है कि ठीक है जी इन दोनों ने चलना है और ये नहीं चला है तो बस खत्म। तो इसके लिए इंप्रूवमेंट किस तरह लाए? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि टीम के दो बेहतरीन प्लेयर होते हैं वो टॉप पर ही बैटिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट हारिस पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है। देखें, एक मैच हो गया, 2 मैच हो गए, 3 मैच हो गए, 4 मैच हो गए, 5 मैच हो गए, अब ये काफ़ी मैचेस हो गए। आपने ऐसे में हसीबुल्ला को बाहर करने के बाद समझ में नहीं आया कि हारिस को क्यों टीम में शामिल किया। हारिस को जी बिल्कुल चेंज करना चाहिए। ये ना हो हारिस ने कह दिया मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे खिलाते रहो। ऐसा भी हो सकता है नसीम भाई, और फ्री में खेल रहे हो, कोई भी मैच बैट और बॉल में लेके आऊंगा, मेरा होगा जी। अमन, मैं कह रही हूँ कि कोई भी मैच ऐसा नहीं था कि जिसमें हारिस को बॉलर ने आउट किया हो। हारिस खुद जब विकेट गिरी हुई है, रेस्ट शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, तो यहाँ पे उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप वन डाउन आ रहे हैं। देखिए, बाबर आजम जैसा प्लेयर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आउट होता है ना, तो पूरी टीम बैकफुट पे चली जाती है कि भाई बाबर आउट हो गया जिसने हमें 50 रन तो करके देने थे। तो फिर ये लीग क्रिकेट है जिसमें आपके पास हर प्लेयर उस लेवल का नहीं होता, तो आप वन डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं, वहाँ पे आपने स्टेबिलिटी देनी है। तो अपने आप को शो करें। 4 मैचेस आप खेल रहे हैं, आपकी वजह से हसीबुल्ला सेक्रीफाइस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इतना रेस्ट शॉट ना खेलें। हाँ, ये रेस्ट शॉट खेलते रहते हैं। लेकिन अगर आज हम बॉलिंग पे ही बात करते हैं, साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उनसे 2 ही ओवर करवाए। बाकी ऐसा कोई पेशावर ज़ल्मी का बॉलर इतना खास चला नहीं जो हम उम्मीद करते थे। और अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो रोमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शादाब जो काफ़ी अरसे से नहीं चल रहे थे, आज वो भी चल पड़े। बिल्कुल जी, साइम अयूब ने जो अपना फर्स्ट बॉल किया उस पर उन्होंने एलेक्स हेल्स को आउट किया, तो आई गेस कि उनका काम हो चुका था क्योंकि साइम अयूब के एज अ पार्ट टाइम बॉलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वो सेकंड ओवर में आए, उसमें उनको थोड़ा एक्सपेंसिव रहे लेकिन लास्ट बॉल पे उन्होंने आउट कर दिया। तो साइम अयूब ने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया था। उसके बाद उनके फास्ट बॉलर्स आए जो कि इतना अच्छा नहीं चल सके, बट सो इम्प्रेसिव फ्रॉम नसीम शाह। उन्होंने इस
विकेट को रीड करके जो लाइन और लेंथ रखी है उसमें कोई भी बैटर होता वो इतना इजीली उनको खेल नहीं रोमान सकता। भी अच्छे रहे, 4 for 28 और 2 विकेटें लिए बिल्कुल, रोमान ने। बहुत इंप्रेसिव रहे। 2 ओवर में उनके सिर्फ 6 रन थे, तो मतलब उन्होंने विकेट को इतना जज किया। विकेट पे आपको जस्ट इस विकेट पे लाइन और लेंथ पे हिट करना था, जो कि इस्लामाबाद के बॉलर्स ने बहुत अच्छे से किया, तो इसलिए उनको पावर प्ले में विकेट्स भी मिली। देखिए एक और चीज थी वो ये कि सईम अयूब ने जब आपको 2 ओवर में 2 विकेट दिला दी थी, उस वक्त आप शादाब और आगा सलमान थे, आपको तीसरा ओवर करवाना यही मैं कह चाहिए रहा था। हूं, और क्यों नहीं दिए, 2 ही ओवर दिए बात उनको। ये थी कि बाबर आजम ने पिछले मैच में 3 ओवर दिए थे जब उन्होंने कोई आउट नहीं किया था, आज उन्होंने 2 आउट करके दिए थे, तो आपने और नसीब भाई उनको रन भी replace कर दिया। रन भी अगर हम रन रेट देखें तो सबसे कम रन ही इकोनॉमी देखें तो सबसे कम रन उन्होंने दिए। एक तो कम रन की इकॉनमी, फिर वो नए बॉल से वो जिस तरीके का गेंद उनका ड्रिफ्ट हो रहा था, बाहर आ रहा था, कोई इसको मिस्ट्री बॉल कह रहा था, कोई इसको कैरम बॉल कह रहा था। मकसद है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की अगर उनको वहां कॉन्फिडेंस देके अगर वो शादाब की विकेट भी ले लेते यहाँ पे, और फिर एक मरतबा फिर शादाब 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आए, उन्होंने गो के रन्स भी स्कोर किए, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में शादाब खुद को बहुत ज्यादा सेफ दिखा रहे हैं कि नहीं मैं खेलता हुआ नजर आऊं, मैं नजर आऊं, मैं दिखाई दूं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा डू है। नथिंग लुक बिजी वाला सीन चल रहा है उनका। अब लेकिन आज तो चले उन्होंने परफॉर्म भी किया 156 की एवरेज से, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में जो उन्होंने 80 रन 51 गेंदों पे किए, ये 80 रन उन्हें 42 गेंदों पे करने उससे अच्छा तो नसीब है आमिर जमाल कर गया हमारा लड़का। हाँ, जब आप सेट हो गए थे तो फिर देखिए बाबर शादाब शुरू में जितना स्ट्रगल कर रहे थे वो हमने देखा था, उनसे उनकी बैट पे गेंद ही नहीं आ रहा था, जो भी बॉलर आ रहा था, जो गेंदें कर रहा था, वो उनके लिए मसला बना हुआ था। जीशान जो नए अंडर 19 प्लेयर है उनको भी वो हिट नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ हवा में जैसे तीर चलाते हैं वो चला रहे थे, इतने फंसे हुए थे। आपको शुरू के अंदर बाबर आजम को थोड़ा सा, हम बाबर आजम की कैप्टनशिप को जो क्रिटिसाइज करते थे कि बाबर आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते, बाबर दिमाग बना के आए होंगे मैंने आज सईम से 2 ओवर कराने, उसके बाद इसकी बारी आएगी, उसके बाद इसकी अच्छा, बारी आएगी, जब सईम ने 2 आउट कर दिए तो तीसरा कराओ। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वसीम अकरम साहब का, उन्होंने कहा कि जी बाबर जो हैं वो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के लेवल के खिलाड़ी हैं। तो आप पहले इस बात से एग्री करते हैं, नो डाउट बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से मिलाना, अभी 2 मैच में नहीं खेलेंगे ना, फिर यही वसीम अकरम जो है उनको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, जैसे रमीज राजा साहब अब बोलते हुए नजर आते हैं, पहले तो उनका वो लाडला था, अब वो बुरा हो गया। तो एकदम हम प्लेयर्स को इतना पहले आसमान पे बिठाए थे कि ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर, फिर वही हो जाएगा गली का आफाक। देखिए वसीम अकरम ने ये नहीं कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने मिलाया नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस तरीके की बॉलिंग, बाबर जिस कैलिबर के बैट्समैन है, मैं जिस तरह की बॉलिंग ब्रायन लारा को करता था, जिस तरह की बॉलिंग में सचिन तेंदुलकर को करता था, मुझे उसी तरह सीरियस बॉलिंग करना पड़ेगी, ये इस लेवल के प्लेयर हैं। मिलाना तो अगर उन्होंने मिला रहे हैं तो भाई ये उन्होंने कहा उन्हीं की तरह का खेलते हैं, खेलते होंगे, लेकिन अभी वो नहीं है, ना ब्रायन लारा है और ना वो अभी सचिन तेंदुलकर है। नसीम भाई वही है ना कि हम इन चीजों से बाहर कब आएंगे। ख्वाजा नाफे ने अच्छा खेला था, हमने ख्वाजा नाफे पूरे मोहल्ले में हमने पोस्टर लगा दिए। आपको याद है पहले ही दिन मैंने कहा आपने कहा नहीं किया ख्वाजा नाफे ने, सब भरा पड़ा हुआ था, उसके बाद बेचारा ख्वाजा नाफे कहां गया अभी उसको नहीं पता। तो ये हम खुद प्लेयर्स को बिगाड़ नहीं देते, पहले खूब चढ़ा देते हैं और 1-2 मैचों में वो जरा सा बेचारा ऊपर नीचे होता है तो फिर उसको ऐसा खींचते हैं कि गली मोहल्ले के लड़के भी क्या होंगे। पहले कोहली से इसलिए मिलाया जा रहा था कि वसीम अकरम ने कोहली को बॉलिंग नहीं की थी, वसीम अकरम रिटायर हो गए थे जब कोहली आए थे, लेकिन वसीम अकरम ने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग की थी, तो ग्रेट बॉलर है। और उन्होंने अपने दौर के प्लेयर्स की बात की कि मैं ज़ाहिर वो 2 बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको मैं जितना संभल के बॉलिंग किया करता था, इसी तरह बाबर बहुत एक कैलिबर का नाम है, लेकिन कभी बाबर को मिला देना आपका विराट कोहली से, कभी देखे ना विराट कोहली से मिला के हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों की सारे रिकॉर्ड बराबर कर दिए वो हमने देखी। और देखिए जी बाबर जो है नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जो हमारे सीनियर जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं इन्हें ये नहीं चाहिए कि जी उससे मिला दो इससे मिला दो। आप चाहे अप्रिसिएशन करने के लिए कर रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है रमीज राजा साहब ने बहुत बाबर किया था, अब वही बाबर को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट जो है ना वो बैलेंस रखा करे, और प्लेयर है बाबर है, हम ये चाहेंगे कि दूसरे मुल्क के लोग बोले कि यार ये प्लेयर बाबर की तरह खेल रहा है, ना कि आप बिला वजह जो है कंफ्यूजन पैदा करें। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और पीएसएल जारी हैं। खबरें हमारे पास बहुत सारी आ रही हैं। इस ब्रेक से पहले मैंने एक बात कही थी, वैसे तो मजाक में कही थी, कि शायद मोहम्मद हारिस ने कहा कि जी मैं पैसे नहीं लाऊंगा और फ्री में खेल लिया करूंगा तो शायद उनको कंटिन्यूसली चांस मिलता है। वहीं शायकीन क्रिकेट ये बात कर रहे हैं कि भाई नवाज की परफॉर्मेंस पे क्यों सवाल नहीं उठ रहा है। नसीम भाई कह रहे हैं कौन सी इनके पास ऐसी जुगाड़ है कि ये हमेशा किसी भी टीम में चले आए, प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो नवाज के पास ऐसा क्या कोई वो है, कोई सोर्स है, या फिर इन्होंने भी कहा भाई फीस वीस नहीं दो, बस मुझे खिला लिया करो। देखिए टीवी पे आना चाहिए मैं। बाबर आजम ने एक मरतबा कहा कि नवाज मेरा मैच विनर है और उसके बाद जो है वो बाबर ने उनसे ज्यादा बॉलिंग भी नहीं करवाई, ना बैटिंग के लिए आए, वो मैच विनर ऐसे थे। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज्यादा कैरी हो गया। इसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से आज हम इमाद वसीम को देख रहे हैं, इमाद को यूटिलाइज जिस तरह किया जा रहा है, अगर इमाद को प्रॉपर यूटिलाइज होता, इमाद सिस्टम में रहते तो शायद नवाज इतनी क्रिकेट नहीं खेलते। इमाद सिस्टम में नहीं रहे और शायद इमाद को आज भी सिस्टम कबूल करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आज भी इमाद को देखता हूं तो बॉलिंग जो है वो सिर्फ 1 ओवर दिया उन्होंने। अपन पावर प्ले में पिछली दफ़ा बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस बार जो है वो पावर प्ले में भी यूटिलाइज नहीं किया, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दिए। शायद माइट भी पॉसिबल, शायद आप समझ रहे हो कि पिंडी का ग्राउंड है, यहाँ पे बाबर भी 5 पेसर्स के साथ खेले थे, तो यहाँ पर पेस के साथ जाना ज़्यादा बेहतर होगा। बाउंड्री भी छोटी है, अगर मिस हिट भी होती है तो भी बाहर चली जाती है, तो इस वजह से चांस नहीं लिया हो। लेकिन इमाद ने इमाद ने 1 ओवर में 7 रन दिए। शादाब अपने आपको देंगे, ठीक है 3 विकेटें ले ली, 4 में 41 तो उन्होंने भी दिया। जब वो पूरे ओवर मैं ही कराऊंगा तो फिर तो मुझे तो मिलेंगी विकेट। जब मैं 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आऊंगा तो रन करने के चांसेस तो मेरे ही ज्यादा होंगे, किसी दूसरे के ज्यादा तो नहीं बेचारे को। देखिए ना, आपने जॉर्डन कॉक्स को भेज दिया, हालांकि उससे पहले आजम खान बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। आजम खान जो लास्ट इनिंग खेल कर आ रहे थे, आपने आजम खान पे भरोसा नहीं किया, आपने जॉर्डन कॉक्स पे भरोसा किया जो 26 रन 20 गेंदों पे करके गए। आजम ने 29-14 गेंदों पे कर दिए। आपके पास जब अपना पोटेंशियल अच्छा है, जैसे इमाद वसीम की मैं बात कर रहा हूँ, इमाद वसीम नए बॉल पे नसीम शाह के साथ बॉलिंग उनकी बनती है, क्योंकि कैसी भी पिच हो जो उनका गेंद ड्रिफ्ट होके अंदर आता है। देखिए आज साइम अयूब ने जो बॉलिंग की थी, कोई भी वो हिल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो कैरम बॉल ऐसा करेंगे कि जो पड़ के बाहर जाएगा। बिल्कुल उसको इन स्विंग ही खेलने गए थे कि ऑफ ब्रेक बॉलर है और मैंने अंदर गेंद अंदर आने, और वो बाहर निकल गया। यही है इमाद वसीम का कमाल, जो नए बॉल से वो सक्सेसफुल रहे। उनका कौन सा गेंद जो है वो बाहर निकलता है, लेकिन ज्यादातर ड्रिफ्ट होके अंदर आते हैं। जो गेंद अंदर आ रहा होता है वो राइट हैंडर बैट्समैन के लिए भी इतना आसान नहीं होता, वो फंसाता है। और वो जब मिड विकेट भी ले लेते हैं और लॉन्ग ऑन ले लेते हैं तो इमाद को हिट करना इतना आसान नहीं होता। इमाद को प्रॉपर तौर पे यूज नहीं कर पा रहे, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन नवाज को जो है वो चांस मिल जा रहा है। एमन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज से अच्छा तो वो बेचारा इरफात मिनास है, वो बैठा हुआ, उसको क्यों बिठाया हुआ है, उसको क्यों नहीं खिला रहे, उसको क्या सिर्फ पानी पिलाने के लिए लेकर गए। ऐसे लोग सवालात कर रहे हैं, भाई क्या करें। नहीं, अरफात मिन्हास बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं। अभी ये एशियन गेम्स के साथ टीम में गए थे, 3 मैचों में इनकी 4 विकेट्स थी। तो देखें, जब आपका एक प्लेयर क्लिक नहीं कर रहा होता ना, तो यही टाइम होता है कि आप किसी और को चांस दें। आमिर जमाल भी बेंच पे थे, उसके बाद जब वो नजर आए तो उनका अलग ही पोटेंशियल था। मोहम्मद नवाज बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट मैच हमें याद है उनका इंडिया के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या ने उनको 1 ओवर में 20 रन बना दिए थे, लेकिन जब उन्होंने दोबारा लास्ट ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे तो वो नहीं कर सके थे। उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। फिर अगर आप बॉलिंग में देख लेते हैं तो उनको एक अगर बाउंड्री लग जाती है तो उसके बाद उनकी लाइन वैसी नहीं रहती, मतलब सबसे ज़्यादा 6 कंसीड करने वाले वो बॉलर बन गए। तो उनको सबसे ज़्यादा छक्के खाने वाले बॉलर हैं, बिल्कुल 100 6 पड़ गए उनको ओवरऑल। तो उनको ओवरऑल बैठ के सोचना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट को भी उनको टाइम देना चाहिए, किसी यंगस्टर को सामने लेकर आना चाहिए। अनवर अली जैसे प्लेयर आके 10 पे खेल रहे हैं, आपका एक ऑलराउंडर है, आप उनको ऐड कर सकते हैं उनकी जगह पे, आप अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं। नवाज का एज ये है कि वो बैटिंग करते हैं, लेकिन यही बैटिंग आपको अनवर अली भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं, वही बॉलिंग आपको अरफात मिन्हास भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं, लेकिन आप चांस दें अपने यंगस्टर्स को। मेरा ख्याल है पिंडी में खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सीमर्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दिए। आज नसीम शाह और रुमान रईस से आगाज़ किया, तो ऐसा लगता है कि हम अनवर अली को खेलता हुआ देखेंगे। तो नवाज को रिप्लेस कर देना चाहिए नसीम भाई, या फिर उसको भी लेके चलते हैं। देखिए कराची किंग्स की टीम वैसे ही मैचेस हार रही है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो हम देख नहीं रहे कि उन्होंने कोई जबरदस्त परफॉर्म कर दिया। तो भाई इस दौरान नसीम भाई जो बेचारे पीछे बैठे हैं उन्हीं को चांस दे दो, हारना तो है, वो हो सकता है कुछ करके दिखा दे। बिल्कुल, अरफात मिन्हास को मौका मिलना चाहिए, और अरफात मिन्हास ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। देखिए वो जो एक जेन्युइन स्पिनर होता है वो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो होता है वो हमेशा से खतरनाक होता है, क्योंकि उसका गेंद पता नहीं चलता।
तो एक यंगस्टर दुनिया ने देखा नहीं है, आपकी टीम के लिए हो सकता है वो लकी चार्म भी बन जाए, तो बच्चे को मौका मिलना चाहिए। नवाज के चक्कर में पैसे जाया हो रहे हैं जी, कहीं और भी चांस देके देखें, बहुत सारा टैलेंट। आपके ख्याल में नवाज भी बगैर पैसों के खेल रहे हैं? मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा, okay। नसीम भाई ये जो आए जा रहे हैं ना, ये कह रहे होंगे हमें पैसे नहीं दो, हमें टीवी पे दिखाते रहो, फिर हमें कोई कमर्शियल मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है, वरना भाई इस परफॉर्मेंस पे नहीं खिलाते। नसीम भाई आप आजम खान की बात कर रहे थे, आजम खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में शमूलियत के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। ये क्या इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? जरा आपको तो पता होगा, आप साफी हैं, मेरी तो आजम खान से नहीं होती मुलाकात। ये बदलाव क्या आया इनकी जिंदगी में, या इन्होंने स्टेटमेंट देने की आदत डाल ली है कि सुर्खियों में रहो? देखिए, बदलाव इस वजह से भी बात कर रहे होंगे कि पहला तो देखिए क्रेडिट नदीम उमर साहब को जाता है कि जिन्होंने आजम को सेलेक्ट किया था। आप यकीन माने, अमन बैठी हुई है, उस वक्त जब सेलेक्ट किया था इतना लोग खड़े हो गए थे, या और नदीम भाई ने फिर ये भी कह दिया कि ये क्रिस गेल हैं, और आज वो जिस तरह छक्के मारते हैं, आज जो उन्होंने छक्के मारे, मकसद है कि आप सिर्फ टाइम हल्का सा करते हैं, वो गेंद उठा के। नो डाउट बैट्समैन अच्छे चल रहे हैं, अभी मैं उनकी उस पर बुराई नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने क्यों लेकिन कहा? कोयटा ग्लैडिएटर में जब वो खेल रहे थे, जब उनको नदीम साहब ने चांस दिया था, तब उन्होंने नहीं कहा मेरी जिंदगी बदल गई। अभी जिंदगी क्या बदली है? वो कहते पैसे ज्यादा मिल उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि उनके वालिद मोइन खान कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं पहले दिन से। पिछले साल तक वो हेड कोच थे, अब वो डायरेक्टर क्रिकेट हैं। अब वालिद के साथ खेलते में ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है ना कि अगर मैं गलत आउट हुआ। ये तो आप ऐसी बात बोल रहे जैसे बेचारे मोइन भाई बोलते होंगे मेरे बच्चे को हल्की बॉलें कराना, ऐसे थोड़ी होता होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं देखिए, जब वालिद बैठे होते एक साइकोलॉजिकल असर होता ही होता है कि देखिए, अगर वो अब मैं आउट होकर जाऊंगा, मुझे कोच एक लिमिट में कहेगा, मुझे जो टीम मैनेजमेंट एक लिमिट में कहेगी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे जो है ना अब्बा ज्यादा सुना और फिर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो फिर मेरे वालिद पे भी क्रिटिसाइज हो रहा है इस बात के ऊपर कि वालिद कोच बैठे हुए हैं और देखो बेटे को शामिल करा दिया और परफॉर्म नहीं हो रहा। आजम बहुत रिलैक्स हुए यहाँ से जाने के बाद। आजम बहुत रिगार्ड करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी, नदीम उमर भाई का भी। बड़ा मजाक है नदीम भाई का और आजम का, छेड़ते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ छेड़ते क्या मकसद है कोई निकनेम कुछ ऐसा? आजम के निकनेम तो वैसे ही प्यार मोहब्बत से बात करते हैं ना, तो छेड़ते हैं, कहते हैं, अक्सर कहते हैं मोटा, तो जरा प्यार में वो कहते हैं। लेकिन उनका बहुत प्यार है मोइन भाई की फैमिली से, इन फैमिलीज का बहुत प्यार है। और नो डाउट आजम बच्चों की तरह खेल अच्छा रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आजम को बनाने में उनका हाथ है, मोइन भाई का और उनका दोनों का। स्टेटमेंट जो है वो बड़े मजे के दे रहे हैं, तो हमने कहा चलो उनके स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लें। अच्छा एमन, अगर हम बात करते हैं, अभी पूरा PSL हमारा चल रहा है, अभी हमारा T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, आप क्या समझती हैं कि कौन से ऐसे बैट्समैन हैं अभी तक जिनसे ओपनिंग करानी चाहिए? कुछ है ऐसा अभी तक आपने तज्जिया किया है इनके ऊपर? देखें, बिल्कुल अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना वहाँ जाके, आपको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाने। और एक्सपीरियंस प्लेयर इस वक्त हमारे पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और साइम अयूब है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीनवाइल हमने इनको बनाते हुए फ़खर जमान को मिस कर दिया है T20 में। तो फ़खर जमान ने तो भाई पिछले वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया था, हम उसी पे बैठ के करते रहे। फ़खर जमान ने खासकर इस PSL में तो बहुत ही और शकील साउद भी तो है अपना पोजीशन पे ना खेलने की वजह से। लेकिन देखिए, जब रिजवान इस बात पे अड़ सकते हैं मैनेजमेंट के साथ के मैं ओपनर ही खेलूंगा, तो ये काम फखर भी कर सकते थे। आप खामोशी से क्यों खेल रहे थे? उन्होंने, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखें, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं ना बहुत ज्यादा अपने हक के ऊपर भी, तो फिर हमें सेक्रीफाइस बहुत आगे तक करना पड़ता है। अच्छा नसीम भाई, आप ये बताएं ना कि इन्होंने भी तो 3 नाम ले लिए, साइम अयूब, रिजवान, बाबर, शकील साउद भी जो है हमारा, शकील साउद भी है और भी बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। फरहान भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, सऊद शकील को जरूर देखना चाहिए, वो आगे कैसा बैटिंग करके जाते हैं। सऊद शकील ने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या, हम रिजवान के पास एक शॉट देखते हैं, उन्होंने मिड विकेट पे मार देना है। हमने रिजवान को एक्स्ट्रा कवर पे मारते हुए बहुत कम देखा है, हमने उन्हें कट वगैरह मारते हुए बहुत कम देखा है, हमने उन्हें ड्राइव मारते हुए बहुत कम देखा है। वो गेंद उनके रडार में आया और लेके घूम गए, बस एक जो उनका एक पर्टिकुलर शॉट है। सऊद शकील के पास शॉट्स हैं, वैरायटी है। देखिए ना, उस दिन भी हम इस प्रोग्राम में बहस कर रहे थे कि फखर जमान के पास क्या एक ही शॉट है, उनके पास शॉट्स की कमी है। ख्वाजा नाफे पे भी ये सवाल उठा कि बेटा एक ही शॉट नहीं मारा करो और भी खेला करो। लेकिन सऊद के पास शॉट्स की कमी नहीं है, उन्होंने जो पॉइंट पे तो भी छक्का ओपनर मारा। आपके लिहाज से कौन है, फिर कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल है कि आप मेरी अपनी जाती राय में, मैं रिजवान की परफॉर्मेंस में, कल भी उन्होंने 50 रन स्कोर किए, लेकिन अगर मैं उस्मान की बैटिंग देखता हूँ, उस्मान लेकर चले मैच को, रिजवान लेकर नहीं चले थे, रिजवान साथ खड़े हुए थे। रिजवान की जो हम रिजवान से भी स्ट्राइक रेट चाहते हैं, देखे ना शरी भाई, आपके 2 आउट हो रहे हो, 3 आउट हो रहे हो, उसके बाद आप 200 भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो ओपनर कौन है नसीम भाई, ओपनर बता देना। मेरे ख्याल में अगर ओपनर की बात करेंगे तो आप देखना साइम अयूब, ओके, बाबर आजम है,
साइम अयूब, वैसे अगर आपने बाबर को 3 नंबर पे कर दिया है तो साइम अयूब के साथ आप नए ओपनर्स के साथ जाएं। मैं चाहूंगा कि सऊद शकील को जरूर चेक करें। बिल्कुल जी, जरा चेक करें। हमने कहा एक मशवरा आपको देते हैं, बाकी ये जो आपकी मर्जी होनी चलनी तो आपकी है, हम तो ऐसी मशवरे ले रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पीएसएल की खबरें हमारे पास आ रही हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क की खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। गौतम गंभीर एक प्लेयर हैं जी इंडिया के, वैसे तो जब भी बोलते हैं बहुत फालतू बोलते हैं, बहुत फजूल बोलते हैं ये, और पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा जहर उगलते हुए नजर आते हैं, कभी खोली से लड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं वो खोली से बहुत जेलस हैं, जलते हैं, बहरहाल ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि IPL के अंदर बॉलीवुड को ना घुसाया जाए, उसका तड़का ना लगाया जाए। ये एक बहुत सीरियस सीरीज है, इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर। तो नसीम भाई क्या रीज़न है? उन्होंने कहा है कि जी क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, इसके अंदर बॉलीवुड को ना जो है ज़्यादा एंट्री दी जाए, ग्लैमर नहीं है। अब इसके या तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो इन्हें बॉलीवुड वाले फ्री नहीं कर रहे, या फिर उन्होंने बात सही कही है, क्योंकि कभी कभी ये भी सही बोल देते हैं। देखिए, गौतम गंभीर को इस बात को समझना चाहिए। मैंने पहला IPL कवर किया है, मैंने पाकिस्तान के उन जर्नलिस्ट में हूँ, 2 जर्नलिस्ट हैं उनके, माजिद भट्टी साहब और मैंने। अगर बॉलीवुड का तड़का नहीं होता तो फिर IPL आज IPL भी नहीं होता। हाँ। जो एक सच्चाई है, देखें उस वक्त शाहरुख खान का क्रेज, उनके साथ जूही चावला खड़ी हुई होती थी, इधर चले गए तो प्रीति जिंटा की टीम थी, फिर जितनी स्टार अट्रैक्शन इनकी वजह से मैचेस में दिखाई देती थी, कैमरा जितना मैच पे रहता था उतना इतने स्टार्स पे रहता था। देखिए पाकिस्तान में हो सकता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी क्रिकेट में एक गैप होगा, लेकिन वहाँ क्रिकेट और उनकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। उन्होंने अपनी कबड्डी खड़ी की तो वहाँ पे जिया बच्चन खड़ी हुई थी, वहाँ अमिताभ बच्चन खड़े हुए थे, वहाँ उन्होंने अपनी हॉकी खड़ी की तो ऐश्वर्या राय जाके खड़ी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे गेम्स खड़े किए, बॉलीवुड स्टार्स ने उनकी टीमें खरीदी। तो आज अगर गौतम गंभीर ये बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड का तड़का जो है वो और ग्लैमराइज करता है इंडियन प्रीमियर लीग को, क्योंकि उनके स्टार्स बहुत बड़े हैं। भाई देखें ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बैट्समैन और अच्छा खेलते होंगे। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में तीनों खान डांस कर रहे थे। मैंने एक स्टेटमेंट देखा था शाहरुख खान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया तीनों खान आप कभी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते, कहने कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता तीनों खान को एक साथ एक स्क्रीन के ऊपर, तो मुकेश अंबानी अफोर्ड कर मुकेश सकते अंबानी और उनकी टीम है। अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी भी नहीं हुई है, तो प्री हो रही है, प्री वेडिंग्स हो रही है उनकी, तो जून जुलाई में है कुछ। नसीम भाई उसमें बड़ी बातें हो रही है, कह रही जितना उनकी शादी का बजट है इसमें 5 PSL हो जाएंगे, ऐसी बात सच है? भाई 5 PSL हो जाएंगे तो उन्होंने कहा था कि जितना शादी का बजट है इतना PSL का बजट नहीं है, जो है वो इतना उस शादी का बजट है। देखिए वो एक्सेप्शनल है, जद्दी पुश्ती रईस हैं, और एक आध दफ़ा देखने का मौका मिला ये इनको। ये आए थे जब DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल था, तो ये अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से आए थे। शरी भाई वो इनका हेलीकॉप्टर भी देखने वाला था। अच्छा, ये तो नहीं कराची में जो क्राउड कम आ रहा है ये भी अंबानी के बेटे की शादी में गए हो? क्योंकि मैं जिसके देख रहा हूँ ना स्टेटस उसने ये लगाया मैं अंबानी के बेटे की उसमें हूँ, प्री वेडिंग में हूँ, प्री वेडिंग में हूँ। ये कराची वाले भी शायद अपने गए हुए हो कुछ लड़के। पोलार्ड गए, वो कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं, जरूरी थोड़ी है कराची वाले सारे गए होंगे। अच्छा नसीम भाई, लोगों के पास बड़ा टाइम है, लोगों ने ना फेक बना दिया है कि मोहम्मद धानी को अंबानी ने ऑफर की, वो नहीं आ रहे। एक जगह लिखा हुआ बाबर को 10 करोड़ की ऑफर दी, बाबर ने मना कर दिया। फिर किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ नहीं अंकल इतने पैसे नहीं होते। हमारे यहाँ लोगों ने यार उसकी शादी हो रही है, इफ्तिखार अहमद पे मीम्स बनाई हुई थी, वो कुछ रिसीट पढ़ रहे थे तो उस पे बोला था कि लेट हो गए थोड़ा सा। हाँ लेट हो गए, ये तो चल रहा है। तो ये गौतम गंभीर ने जो बात कही है, इंडिया का पैसा फिर मुकेश अंबानी की, क्रिकेट में पैसा, इंडिया का पैसा, फिर मुकेश अंबानी आई, मुंबई इंडियंस के मालिक के बेटी की शादी, तो फिर पैसा पैसा हर तरफ है। पैसा ठीक है बन रहा है, लेकिन गौतम गंभीर साहब इधर भी आपकी जेलेसी की जो है वो बू आ रही है। जैसे आप पाकिस्तान के खिलाफ पैं करते रहते हैं, इसी तरह इधर भी पता चल रहा है कि या तो आपको इनको दोबारा लेकर आए कोलकाता नाइट राइडर। इससे पहले ये हेड कोच भी रहे उनके, इनको ये पिछले सीजन में ये सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर थे, अब दोबारा से इनको मेंटोर लेकर आए। और चंद्रकांत पंडित, इनसे ही इनके इख्तिलाफ हुए थे जो हेड कोच है कोलकाता नाइट राइडर्स। इख्तिलाफ हर किसी से होते रहते हैं, ये बंदा इख्तिलाफात से बाज नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है एक मरतबा शाहिद खान अफरीदी ने वो जो इनका इंसिडेंट हुआ था, मेरे ख्याल है हमारे लाला ने सही किया था, जरूरत थी। हाँ, और मुझे पर्सनली जो मुझे लग रहा है ना, इनको बॉलीवुड वाले फ्री नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रही है। एमन पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया कि सियालकोट और फैसलाबाद में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना के दिए हैं। आपकी समझती हैं जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी कितने ज़रूरी हैं हमारे प्लेयर्स के लिए, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होता क्या है वैसे, ये भी बताइएगा।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि होने चाहिए इन सिटीज़ में। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपकी थ्रू आउट मॉनिटरिंग होती है आपके प्लेयर्स की। अब देखें, जो प्लेयर्स लाहौर में, कराची में, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिम है, इंस्ट्रक्टर हैं, कोचेज़ हैं, जो भी उनका रिहैब होता है वो यहाँ पे होता है। लेकिन जो भी आउट ऑफ सिटीज़ के प्लेयर थे वो इसी उसमें रह जाते थे कि जब उनके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ें रेक्टिफाई करनी होती थी तो उनके पास कोई कोच नहीं होता था। जब उनको अपना रिहेबिलिटेशन करना होता था तो उनको NCA जाना पड़ता था लाहौर में। तो ये चीज़ें अगर आपकी सिटी में होंगी तो थ्रू आउट NCA में सही हो रहा है काम? वैसे ही कह रहा था। नहीं, NCA में प्लेयर्स का रिहैब चल रहा है। अभी एहसानुल्लाह कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा से इंजर्ड हो गए। लेकिन काफ़ी सारे प्लेयर्स, जितने भी, इवन गर्ल्स भी, हम लड़कियां भी, कराची से हमें NCA जाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वसीम भाई, आप बताएंगे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि जी ठीक है, कराची लाहौर वालों को तो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जो दूर दराज के बेचारे हैं उनके लिए नहीं। तो पंजाब गवर्नमेंट के इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पंजाब के अभी रिसेंटली निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे। वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर है वो पंजाब के स्पोर्ट्स के मुशीर थे, तो ये उनकी अथॉरिटी थी। ये दोनों जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर थे वो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर लिया है आपने तो मेंटेन करें। हाँ, गोद लिया है आपने ये दोनों सेंटर, तो फिर उसकी रेस्पेक्ट भी करें। वहाँ पे लोगों की अपॉइंटमेंट का एक लेवल होना चाहिए, वरना तो इससे तो एक प्राइवेट एकेडमी ज़्यादा मेहनत करती है। उसको कम से कम ये तो होता है ना कि मेरा खिलाड़ी जाएगा, मेरी एकेडमी की वाह होगी। अच्छा, लेकिन अब तो ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर फैसलाबाद का नहीं कहलाएगा, ये अब सियालकोट का नहीं, अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहलाएगा। अच्छा नसीम भाई, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं इसमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम और चीज़ें तो और जगहों पे बनाई जा सकती हैं, कि इसमें कुछ अलग मशीन्स होती हैं, क्या होती है, कुछ है आपको इसके बारे में? देखिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत के मौके ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वहाँ का जिम होता है तो फिर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम होता है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत टॉप क्लास किस्म की अवेलेबल होती है। अगर किसी इंजरी से बचना है आपने तो आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी वहाँ पर होता है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोशिश ये की जाती है कि आपके मुल्क के जो टॉप क्लास कोचेज़ हों उनकी जिम्मेदारियाँ हों। हम ये देखते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज़ कभी नेशनल ड्यूटी पे जा रहे होते हैं टीम के साथ, कभी कोई कहीं और जा रहा होता है। भाई, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है तो एक्सक्लूसिव आपको वही जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, उनका एक अपना सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि लाहौर में NCA में थ्रू आउट आपके पास कोचेस अवेलेबल होते हैं, ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं, मेडिकल पैनल होता है। लेकिन कराची भी उतना ही बड़ा शहर है। अगर कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की जाए तो वहाँ पे कोचेस हमारे पास होते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हमारे पास ट्रेनर नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर हमारे पास इंस्ट्रक्टर नहीं होता जो हमें गाइड कर सके। इवन अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास फिजियो वहाँ पे अवेलेबल हैं जो थ्रू आउट वहाँ पे रहती हैं। तो कराची जैसा शहर अगर निगलेक्ट हो सकता है तो फिर सियालकोट और फैसलाबाद में इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। और ये नेशनल टीम की प्लेयर ने जो बात की है इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर उन्होंने बात की है कि हमारे कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर कोचेज़ और दीगर चीज़ों का फुकदान है, बजाय इस बात को नेगेटिव लेने के, वो एक पाकिस्तान की प्लेयर है जिन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बात की और ये बिल्कुल सही बात की है। कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शाहिद महबूब टेस्ट क्रिकेटर को आपने इंग्लैंड से लाके यहाँ बिठाया, कोई उनसे काम नहीं लिया, बिल्कुल काम नहीं लिया, उसके बाद उनका मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिया। कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त कौन हेड कोच है, कौन जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं? हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखे ना, कराची के खिलाड़ियों को, एमन को, जो पाकिस्तान टीम की प्लेयर है, उनको अपने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए या कोई अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है लाहौर जाना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर ये फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन अगर कराची जैसे बड़े शहर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी जो है वो ऑपरेटिव नहीं है तो फिर आप कैसे सियालकोट को और फैसलाबाद को इतना ऑपरेटिव बनाओगे? मोहसिन नकवी साहब, वहाब रियाज साहब, इसको ज़रूर देखें। ये चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो बन जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है कि कई ऐसी जगहें जो बनती हैं, बड़ी उसकी वाह होती है, इफ्तिताई तकरीब होती है, उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं तो जानवर घूम रहे होते हैं, या फिर वो जगह ऐसी होती है खंडरात का मंजर पेश कर रही होती है। तो भाई अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए तो उसको उस तरह इस्तेमाल भी करें, ये ना हो कि वहाँ पर जो है वो फिर इसी तरह बिल्लियाँ घूम रही हों। और फिर हम इसकी भी एक रिपोर्ट चलाएंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।